5 साल की उम्र से हॉस्टल में थी दिल्ली में। हाँ। क्वीन मैरी स्कूल गर्ल्स हॉस्टल। तो वहाँ मैंने क्लास 1 से 12 तक सेम स्कूल में सेम हॉस्टल में मेरी पढ़ाई हुई है। मैं बहुत ज़हीन बच्ची थी। मैं काफ़ी पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान बचपन से था। जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इकरा हसन कितने साल की उम्र में पढ़ाई करने गई थी। इससे पहले बता दूं दोस्तों, इकरा हसन कहती है मस्जिदों पर भागवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, अब बस उसकी पार्टी को भी सहमत होना चाहिए। चलिए पहले सुनते हैं इकरा हसन की पूरी वीडियो। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बीते 2 महीने में मैंने बहुत कुछ आपके बारे में ढूंढने की कोशिश की, पर्सनल लाइफ के बारे में कि इकरा कैसी है, बचपन उनका कैसे गुजरा, पर बहुत कुछ मिला नहीं मुझे। तो आज हम पॉडकास्ट की शुरुआत, ऑब्वियसली आप सांसद हैं, अब नेता बन चुकी हैं, तो हम पॉलिटिकल लाइफ और आपके व्यूज़ को जानेंगे, लेकिन पर्सनल इकरा कैसी है वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बचपन के साथ शुरुआत करें। पढ़ाई आपकी दिल्ली में हुई है? जी। हाँ। मैं 5 साल की उम्र से हॉस्टल में थी दिल्ली में। हाँ। क्वीन मैरी स्कूल गर्ल्स हॉस्टल। तो वहाँ मैंने क्लास 1 से 12 तक सेम स्कूल में सेम हॉस्टल में मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री ऑनर्स में लेडी श्री राम कॉलेज DU से। उसके बाद मैंने 3 ईयर लॉ किया है फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो लगभग पूरी उम्र मेरी दिल्ली में बीती है। और उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए लंदन गई थी SOAS में। वहाँ से मैंने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में मास्टर्स किया है। और मेरा आगे PhD का इरादा था, मन था एकेडमिक्स में जाने का, लेकिन कोविड आ गया था उस दौरान, तो मुझे वापस आना पड़ा। और वापस आने के एकदम बाद मेरे भाई पे, मेरी मदर पे मुकदमे लगा दिए गए थे झूठे। तो उस दौरान फिर मुझे सब छोड़कर घर पर ही रहना पड़ा। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी बिगैन। अब ये तो उतनी बातें हैं जितनी सोशल मीडिया पे और जितनी गूगल पे अवेलेबल हैं। जी। मुझे आप ये बताइए, 5 साल की उम्र में आपने कहा कि आप दिल्ली आ गई और आप हॉस्टल में रहने लगी। तो बॉलीवुड की मूवीज में दिखाया जाता है जो बच्चा बड़ा परेशान करता है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, उसको ऐसे माँ बाप हॉस्टल में इतनी छोटी उम्र में डाल देते हैं। तो ऐसा था क्या? नहीं, मैं बहुत ज़हीन बच्ची थी। मैं काफ़ी पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान बचपन से था। ज़्यादातर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो पढ़ाई में भी स्पोर्ट्स में भी। लेकिन हमारे एरिया में, क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे, तो घर पर बहुत हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता था। और बिल्कुल मेरे घर में कोई किसी किस्म का डिसिप्लिन नहीं था। इट्स एन ओपन हाउस फॉर पब्लिक, ऐसा हमेशा से रहा है। तो मेरी मदर का जो मन बना था हमें हॉस्टल में भेजने का, वो ऐसे कि कभी भी वहाँ स्कूल की छुट्टी करवा दी जाती थी। कोई मेहमान आए हैं तो घर वालों ने, दादाजी ने, पापा ने कह दिया कि आज मेहमान आया, छुट्टी कर लें। तो इस तरीके से पढ़ाई पर बड़ा नुकसान होता था, ऐसा मेरी मदर को लगता था। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई को लेकर। तो उन्होंने इस वजह से हमें भेजा था कि इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, रोज़ाना घर में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। तो इस वजह से भेजा गया था। मैं तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, बट माई ब्रदर, उनके और मेरे रिपोर्ट कार्ड को हमेशा कंपेयर किया जाता था। अच्छा। तो मैं उनके रिपोर्ट कार्ड को ढूंढ के लाती थी हमेशा कि देखो मेरे तो मार्क्स इतने आए हैं, उनके कम आते थे, वो मुझसे बड़े भी थे। हाँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उस कंपैरिजन में। उन्होंने लेकिन वहीं रह के, कैराना में ही रह के नहीं, वो तो 3 साल की उम्र में हॉस्टल चले गए थे और Oh my छोटे थे। God! वो ग्लास से उन्हें दूध पीना सिखाया गया था जब वो उससे पहले बॉटल से पीते थे। तो हॉस्टल भेजने से पहले तो वो देहरादून में उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है। मुझको दिल्ली भेजा गया था, तो हम दोनों बचपन से ही बाहर रहे हैं हॉस्टल में। बहुत स्ट्रेंज है 3 साल के बच्चे को हॉस्टल में भेज देना। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए। जी। तो आपने कहा आप बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी और स्पोर्ट्स का भी आपने जिक्र किया। तो कौन सा गेम खेलती थी? मैं बास्केटबॉल में अपने स्कूल की टीम में थी। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो खेले हैं, जोन, डिस्ट्रिक्ट, वो सब स्टेट लेवल तक नहीं गए, बट जोन एंड डिस्ट्रिक्ट वी हैव प्लेड। आई हैव आल्सो बीन अ नेशनल स्विमर। सो जब मैं छोटी थी तो आई वाज गुड इन स्पोर्ट्स मोस्टली। नेशनल स्विमर, ओ माय गॉड, मतलब बहुत से रिकॉर्ड आपके नाम है, वो जो हम नहीं जानते हैं। जी।
ओके, दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये चैनल को स्पोर्ट्स से अब ये पॉलिटिक्स तक का सफ़र अजीब नहीं लगता? बहुत अजीब लगता है। आई वॉज ऑल्सो वेरी शाई किड, और अप अंटिल कॉलेज मैं लॉ फैक में थी, और वहाँ पर लोग बहुत क्योंकि मैं लॉ कर रही थी तो मूट कोर्ट वगैरह और डिबेट्स और ये सब होते थे, पर मैं हमेशा बचती थी। आई वुड नेवर बी द वन टू बी अहेड टू पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो बिकॉज आई वॉज वेरी शाय, पीछे बैठ के अपनी पढ़ाई से पढ़ाई, काम से काम रखना, और वैसा मेरा थोड़ा रुझान था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जितनी मुझे शर्म आती है और पब्लिक स्पीकिंग का जितना डर रहता है, वो मुझे वो काम उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बट नाउ माय मैच फ्रेंड्स, नहीं हो रही, आपकी बातें नहीं मैच हो रही। अब तो आप इतनी धाकड़ संसद में भी जब आप बोलती हैं तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तारीफ करते हैं आपकी। जी मेरे फ्रेंड्स भी यही कहते हैं कि भाई वी नेवर एक्सपेक्टेड, क्या हो गया है अचानक से। एंड आई ऑल्सो डिडंट एक्सपेक्ट, एंड आई डोंट नो हाउ दिस चेंज हैज़ हैपेंड। तो पर ये कुदरत का फैसला है शायद, तो खुद ही अपने आप ऐसा हो गया। अच्छा, मैं तो यूपी की रहने वाली हूँ, यूपी में पढ़ाई हुई, बनारस की मैं रहने वाली हूँ, विदेश कभी गई नहीं हूँ अभी तक। तो लंदन में जब पढ़ाई कोई करता है तो मुझे लगता है व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे कि वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का रहन सहन वो कितना अलग होता है इंडिया से। वहाँ की पढ़ाई बहुत अलग है। हमारे यहाँ पर जो, हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज़हीन लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं, लेकिन फिर भी ड्रॉबैक ये है कि हम लोग ज़्यादा रटने पे ध्यान देते हैं, हम ऑर्गेनिक सोच को उतना बढ़ावा नहीं दे पाते। तो मैं मास्टर्स के लिए गई थी, तो वो एक हायर लेवल है ऑफ स्टडीज़, उसमें वहाँ पर मतलब प्लेजरिज्म का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे यहाँ जैसे हम बस हमें याद करके आंसर्स लिखने होते हैं, वहाँ पे अगर आप किसी को कोट कर रहे हैं तो वो आपको या तो स्पेसिफाई करना होगा कि आप किसी को कोट कर रहे हैं, किसी बुक को कोट कर रहे हैं, और यू हैव टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन ऑन इट, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मैं ही नहीं, और भी जितने इंडिया से या हमारे आसपास के जो देश हैं जो सेम तरह की पढ़ाई को फॉलो करते हैं। तो हम लोग जितने भी लोग थे, हमें बड़ी मुश्किल होती थी कि भाई हमने तो वी तो अग्री विद व्हाट वी रीड इन अ बुक एंड वी टेक इट एज इट इज़ एंड वी राइट इट एज इट इज़, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज़ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्पेशली आई वॉज इन UK, तो वहाँ पर यू हैव टू फॉर्म ओपिनियंस, यू रीड अ बुक, वॉट आर योर थाट्स ऑन इट, वो आपको लिखना है। आप सीधा सीधा बुक को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर महात्मा गांधी के किसी कोट को लिख रही हूँ, यस, तो मुझे उस पे मेरा ओपिनियन क्या है वो भी बताना होगा। बिल्कुल, what has how has it affected you, what opinions you've made because of that, and what are your thoughts or critique on it, anything, critique is also fine। तो ये दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। आइए दोस्तों, बेइज्जती ज़बर किताब से कुएं का बयान सुनते हैं। मसला, जब कुएं में कुछ नजासत गिर पड़े तो कुआं नापाक हो जाता है और पानी खींच डालने से पाक हो जाता है। चाहे थोड़ी नजासत गिरे या बहुत, सारा पानी निकालना चाहिए। जब सारा पानी निकल जाए तो पाक हो जाएगा। कुएं के अंदर के कंकर, दीवार वगैरह के धोने की जरूरत नहीं, वो सब आप पाक हो जाएंगे। इसी तरह रस्सी, डोल जिससे पानी निकाला है, कुएं के पाक होने से आप पाक हो जाएंगे। इन दोनों के भी धोने की जरूरत नहीं। फायदा, जब पानी निकालने का ये मतलब है कि इतना निकाले कि पानी टूट जाए और आधा डोल भी न पड़े। मसला, कुएं में कबूतर या गौरैया या चिड़िया की बीट गिर गई तो नजिस नहीं हुआ, और मुर्गी और बत्तख की गलाजत से नजिस हो जाता है और सारा पानी निकालना वाजिब है। मसला, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी वगैरह का पेशाब कर दे या कोई और नजासत गिर जाए तो सब पानी निकाला जाएगा। मसला, अगर आदमी या कुत्ता या बकरी या इसी के बराबर कोई और जानदार मर जाए तो सारा पानी निकाला जाए, और अगर बाहर मरे फिर कुएं में गिरे तब भी यही हुक्म है, सब पानी निकाला जाए। मसला, अगर कोई जानदार चीज़ कुएं में मर जावे और फूल जावे या फट जावे तब भी सब पानी निकालना जावे, चाहे छोटा जानवर हो या बड़ा। अगर चूहा हो, गोरैया मरकर फूल या फट जाए तो सब पानी निकालना चाहिए। मसला, अगर चूहा या चिड़िया या इसी के बराबर कोई और चीज़ गिरकर मर गई लेकिन फूली फटी नहीं तो 20 डोल पानी निकालना वाजिब है, और 30 डोल निकाल डाले तो बेहतर है। लेकिन चाहे चूहा निकाले
पहले चूहा निकाले तब पानी निकालना शुरू करे। अगरचे चूहा ना निकला तो इस पानी को निकालने का कुछ एतबार नहीं। चूहा निकालने के बाद फिर इतना ही पानी निकालना पड़ेगा। मसला बड़ी छिपकली जिसमें बहता हुआ खून होता है, इसका भी यही हुक्म है। अगर मर जाए और फूले फटे नहीं तो 20 डोल निकालना चाहिए और 30 डोल निकालना बेहतर है। और जिसमें बहता हुआ खून नहीं होता, इसके मरने से पानी नापाक नहीं होता। मसला अगर कबूतर, मुर्गी या बिल्ली या इसी के बराबर कोई चीज़ गिरकर मर जाए और फूले नहीं तो 40 डोल निकालना वाजिब है और 60 डोल निकालना बेहतर है। मसला कुएं पर जो डोल पड़ा रहता है इसी के हिसाब से निकालना चाहिए और अगर इतने बड़े डोल से निकाला जिसमें बहुत पानी समा है तो उसका हिसाब लगा लेना चाहिए कि अगर इसमें 2 डोल पानी समाता है तो 2 डोल समझें और अगर 4 डोल समा हो तो 4 डोल समझना चाहिए। खुलासा यह है कि जितने डोल पानी इसमें होता हो इसी के हिसाब से खींचना जाएगा। कुफ्र और शिर्क की बातों का ईमान। कुफ्र को पसंद करना, कुफ्र की बातों को अच्छा जानना, किसी दूसरे से कुफ्र की कोई बात कराना, किसी वजह से अपने ईमान पशेमान होना, अगर मुसलमान न होते तो फलानी बात हासिल हो जाती, औलाद वगैरह किसी के मर जाने पर रंज में इस किस्म की बातें कहना, खुदा को बस इसी को मारना था, दुनिया भर में मारने के लिए बस यही था, खुदा को ऐसा नहीं न चाहता था, अगर जुल्म कोई नहीं करता जैसा तूने किया, खुदा और रसूल के किसी हुक्म को बुरा समझना, इसमें ऐब निकालना, किसी नबी या फरिश्ते की हकारत करना, इनकी ऐब निकालना, किसी बुज़ुर्ग या पीर के साथ ये अक़ीदा रखना कि हमारे सब हाल की इसको हर वक्त खबर रहती है, नजूमी पंडित या जिसमर जिन चढ़ा हो उसके गैब की खबरें पूछना या फ़ाल खोलना, फिर इसी को सच जानना, किसी बुज़ुर्ग के कलाम से फ़ाल देखकर इसी को यकीनी समझना, किसी को दूर से पुकारना और ये समझना कि इसकी खबर हो गई, किसी को नफ़ा नुकसान का मोहताज समझना, किसी से मुरादें मांगना या रोज़ी या औलाद मांगना, किसी के नाम का रोज़ा रखना, किसी को सजदा करना, किसी के नाम का जानवर छोड़ना या चढ़ाना, किसी के नाम की मन्नत मांगना, किसी की कब्र या मकान का तवाफ़ करना, किसी के हुक्म के मुकाबला में किसी और दूसरे बात या रस्म को मुक़द्दम रखना, किसी के सामने झुकना या तस्वीर की तरह खड़ा रहना, तोप या बकरा चढ़ाना, किसी के नाम पर जानवर ज़बह करना, जिन भूत प्रेत वगैरह के छोड़ देने के लिए इनकी भेंट देना, बकरा वगैरह ज़बह करना, बच्चे के जीने के लिए इनके नार का पूजना, किसी की दिहाई देना, किसी जगह का काबा के बराबर अदब व ताज़ीम करना, किसी के नाम पर बच्चे के कान नाक छेदना, बाली और बिलाकी पहना, किसी के नाम का बाजू पर पैसा बांधना या गले का नारा डालना, सहरा बांधना, चूटी रखना, बधी पहनना, फ़कीर बनाना, अली बख्श, हुसैन बख्श, अब्दुल गनी वगैरह नाम रखना, किसी जानवर पर किसी बुज़ुर्ग का नाम लगाकर उसका अदब करना, आलिम के कारोबार को सितारों की तासीर समझना। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी नई वीडियो में, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।